इसमें हम अध्ययन करेंगे भाषा और उसका जीवन में महत्व। भाषा क्या है, वो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाषा के विविध रूप, मानक भाषा और बोली तथा इनका महत्व, परिनिष्ठित हिंदी और उसकी विविध बोलियां, भाषा शिक्षण के उद्देश्य और भाषाई कौशल, ये हमारे टॉपिक हैं। क्या क्या हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा और उसका जीवन में महत्व, भाषा के विविध रूप, मानक भाषा और बोली तथा इनका महत्व, परिनिष्ठित हिंदी और उसकी विविध बोलियां, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है और भाषाई कौशल क्या है। सबसे पहले भाषा क्या है। प्रस्तावना में जिस खोज की चर्चा एक उदाहरण के थ्रू हम किए, तो इसका निष्कर्ष क्या है कि मनुष्य के छोटे से छोटे समुदाय के पास अपनी एक भाषा होती है। यदि भाषा जो संप्रेषण एवं अन्योन्य क्रिया के लिए विकसित एक अत्यधिक जटिल तंत्र है। क्या है? संप्रेषण, अपनी बात रखने का माध्यम। मनुष्य के छोटे से छोटे समूह द्वारा, चाहे वह जंगलों में रह रहा हो या पहाड़ की कंदराओं में, उपयोग में लाई जा रही है, तो यह खोज किसी को भी यह मानने के लिए विवश कर सकती है कि भाषा का उपयोग करना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति एवं प्रवृत्ति है। भाषा का उपयोग करना जो है क्या है, मनुष्य की जन्मजात और नेचुरल प्रकृति है। भाषा बालक में चेतन प्रयत्न अथवा औपचारिकता शिक्षण के बिना विकसित होती है तथा उनकी संरचना में अंतर्निहित तर्क की जानकारी के बिना ही विस्तारित होती है। वह प्रत्येक व्यक्ति में गुणात्मक रूप से समान एवं बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार की सभी अन्य क्षमताओं से भिन्न है। जब एक 3 साल का हिंदी बोलने वाला बच्चा किसी बहुवचन की संज्ञा का वाक्य में सही उपयोग करता है, तब क्या यह जानकर आश्चर्य नहीं होता? एक 3 साल का बच्चा है और वह हिंदी बोल रहा है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, और वह क्या प्रयोग कर रहा है? अपने बोली में बहुवचन की संज्ञा का वाक्य में सही उपयोग कर रहा है। तो हमें आश्चर्य होता है कि बच्चा कहां से सीख गया। कितनी कम उम्र में कितनी अमूर्त भाषाई धारणाओं का उपयोग कर रहा है, क्योंकि बहुवचन निर्देश के लिए कुछ निश्चित प्रत्यय है जो शब्दों में कारकीय प्रयोगों के अनुसार लगते हैं। इतना ही नहीं, एक 6 वर्ष का बालक भाषा का उपयोग करने वाले उसके समुदाय के किसी भी व्यक्ति की कोई भी अभिव्यक्ति को समझने में सक्षम होता है। सामान्यतः 6 साल का जो बच्चा है, वो अपने समुदाय में जो भाषा उपयोग में लाई जाती है, तो जो व्यक्ति उस भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, तो वह बच्चा उस भाषा को समझ लेता है, भले ही वह पहले कभी भी उस बात को, उस शब्द को नहीं सुना हो। इसी प्रकार वह ऐसे वाक्यों का उपयोग करने में भी सक्षम होता है जिनका दूसरे व्यक्तियों ने कभी उपयोग न किया हो तथा जिन्हें भाषा के दूसरे बोलने वाले सार्थक एवं व्याकरण सम्यक स्वीकार करते हों। यहां एक बात
मैं स्पष्ट करूंगा, भाषा की पहचान उसके वाक्य विन्यास से होती है। भाषा की पहचान उसके वाक्य विन्यास से होती है, शब्द भंडार से नहीं बढ़ती है। उम्र के साथ नए वातावरण और अनुभवों में रहने के कारण व्यक्ति के शब्द भंडार का विस्तार होता है। वाक्य विन्यास के नियमों में तो अधिकतर लेखन में प्रयुक्त होने वाली संरचनाएं ही जुड़ी रहती हैं। इस संबंध में एक अन्य घटना पर ध्यान देना उपयोगी प्रतीत होता है। यह घटना क्या आपकी है? 1970 के अमेरिका का लॉस एंजलिस नगर में एक 13 वर्ष की बालिका जेनी एक मकान की अटारी में मिली। 1970 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक 13 वर्ष की बालिका एक मकान की अटारी में मिली। किसी कारणों से उसे शैशव काल से ही कठोर संवेदी अमादों में रखा गया था। जिस उम्र में साधारण बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं, उस उम्र से ही उसने लोगों को बातचीत करते हुए नहीं सुना था। वो बच्ची अपने शैशव काल से ही किसी समुदाय के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। उसने लोगों को बातचीत करते हुए भी नहीं सुना था। इस भयानक पृष्ठभूमि के बावजूद जेनी की बुद्धि सामान्यतः अच्छी थी, अतः भाषा सीखने की उसकी प्रगति साधारण बच्चों की भाषा सीखने की योग्यता को समझने की प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। शुरू में उसकी भाषा अर्जन की क्रिया सामान्य बच्चों की भाषा सीखने की क्रिया के समान वाक्य विन्यास कि उन सभी अवस्थाओं से गुजरी जिनमें वे 1, 2, 3 व 4 शब्दों के अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन जेनी के साथ क्या हुआ कि 3 और 4 शब्दों के अभिव्यक्तियों में जो संज्ञा नामक जटिलता थी, वह सामान्य बच्चों के अभिव्यक्तियों में नहीं पाई जाती है। सामान्य बच्चे उस उम्र तक उन जटिलता पे काबू पा लेते हैं, लेकिन जेनी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो किसी समुदाय से कटा हुआ थी। उसका शब्द भंडार उसकी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा था। उसकी शब्दों को याद रखने की क्षमता तो काफी अच्छी है, किंतु वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने व उसका उपयोग करने की क्षमता बहुत कम थी। इस बात से स्पष्ट है कि 2 शब्दों के व्यक्तियों को उपयोग की अवस्था जहां सामान्य बच्चों में 2 से 6 सप्ताह की होती है, वहां जेनी में 5 महीने से ज्यादा चली। और वास्तविकता यह है कि अभी तक वे किताब लिखने के समय तक जेनी वाक्य विन्यास के किसी भी नियम को पूर्ण रूप से नहीं अपना पाई। इसके विपरीत अन्य विषयों में जेनी का मानसिक स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जहां तक भाषात्मक क्षमता के विकास का प्रश्न है, जेनी 3 वर्ष के बच्चे के स्तर तक भी नहीं पहुंच सकी है। यहां पर एक बात आ रही है, एक घटना है जेनी का लॉस एंजलिस का। उसका 13 वर्ष का उम्र हो गया है, लेकिन वे भाषा कौशल को नहीं सीख पाए हैं। बच्चे सामान्यतः बाल्य अवस्था में जो भाषा उनके समुदाय में, उनके घरों में उपयोग होता है, तो उनको सुन करके वे समझते हैं, सीखते हैं, बोलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है कि उम्र उसका 13 साल है, 13 साल में उसको हम भाषा सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख पा रही है। सामान्यतः जो बच्चे हैं वो 2 से 6 सप्ताह में सीखते हैं, उस चीज को वह 5 महीना में नहीं सीख पा रहे हैं। क्यों? यहां पर आगे क्या आ रहा है, आगे हमें मिलेगा इस चैप्टर में। उसका उम्र, उसका जो एज है वही मायने रख रहा है, जिसके कारण वह नहीं सीख पा रही जितनी तेजी से उसको सीखना था।
करीब करीब ऐसा है निष्कर्ष अमेरिका में अंग्रेजों को दूसरी भाषा के रूप में सीखने का प्रयत्न करने वाले अप्रवासियों पर की गई शोध का भी है। जो अप्रवासी अमेरिका में 3 से 7 वर्ष की उम्र में आए थे, भाषा सीखने में उनकी प्रगति अमेरिका में पैदा हुए शिक्षार्थियों के समान ही थी। जो 8 से 15 वर्ष की आयु में आए, इनकी प्रगति जितनी अधिक आयु में वे आए उतनी ही कम होती चली गई। यहाँ पर दिया गया है कि अप्रवासी जो है अमेरिका में आए 3 से 7 वर्ष की आयु। जो 3 से 7 वर्ष की आयु में अमेरिका में पहुंचे तो उनकी प्रगति कितनी थी? जो अमेरिका में पैदा हुए हैं उतनी तेजी से वे प्रगति कर रहे थे वैसे बच्चे। लेकिन जो 8 से 15 वर्ष में गए उनकी प्रगति जितनी आयु अधिक में वे आए उतने ही कम होती चली गई। और जो 17 से 39 वर्ष की आयु में आए उनकी प्रगति सबसे ज्यादा खराब रही। जो 17 साल से 39 वर्ष की आयु में आए वे भाषा सीखने में उनको बहुत समय लगा, वो उस तेजी से नहीं सीख पाए। तो यहां पर सबसे इस शोध से क्या निष्कर्ष होता है कि जो 3 से 7 वर्ष की आयु है वो बच्चे में भाषा सीखने की सबसे अच्छी आयु है। कुछ लोगों का मत है कि पशुओं की अपनी भाषा होती है तथा पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। सभी जीवों की अपनी अपनी भाषा होती है। गाय जब रंभाती है तो वह एक अर्थ विशेष को प्रकट करती है। मधुमक्खी की भनभनाहट या नाच भी अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, जिन्हें उसके साथ भी अन्य मधुमक्खियां समझ लेती हैं। उनकी जो भाषा है हमें नहीं समझ पाते हैं। किंतु मनुष्य की भाषा और उन पशु पक्षियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संप्रेषण तंत्रों में आधारभूत अंतर है। इनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक ध्वनि का एक अर्थ विशेष का संकेत या संप्रेषण करती है, अर्थात प्रत्येक अर्थ के व्यक्ति के लिए एक अलग प्रकार की ध्वनि का उपयोग किया जाता है और उसके कारण उनकी संप्रेषण क्षमता अत्यधिक सीमित होती है। किंतु मनुष्य की भी भाषा में ऐसा नहीं होता। उनकी भाषा में ध्वनि और अर्थ का सीधा संबंध नहीं होता। ध्वनियां अर्थ विहीन होती हैं, वे केवल अर्थ भेद करने का काम करती है। जैसे राम और काम, इन शब्दों में अर्थ का भेद कहां पे आ रहा है? राम और काम, र और क से। र के स्थान पर क का उपयोग करने से अर्थ बदल जाता है, किंतु र और क में अर्थ निहित नहीं है। ध्वनियों के संयोग से बनने वाली इकाइयां अर्थवान होती हैं, किंतु यहां भी इन इकाइयों और उनके द्वारा नामित वस्तु या कार्य आदि के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं होता। वह समुदाय की इच्छा अनुसार तय होता है। जैसे कुत्ता शब्द न तो कुत्ते के समान दिखता है, न कुत्ते के समान भौंकने की आवाज इंगित करता है। यह तो बोलने वाले समुदाय के द्वारा उस प्राणी को दिया गया उसका नाम है। वैसे ही जैसे परिवार में संतानोत्पत्ति के बाद परिवार के सदस्य उसका नामकरण करते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम से हम जानते हैं, उसका नामकरण सबसे पहले करते हैं, जो आगे चल के वह बच्चा उस नाम से प्रचलित होता है। तो क्या बच्चे का जो नाम दिया जाता है उसके पीछे कोई तर्क होता है? नहीं, जो हमें अच्छा लगता है वो नाम रख देते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, आधुनिकता आती जा रही है, वैसे वैसे नामों में भी अंतर आते जा रहा है। पहले
जो हमारे इष्ट भगवान होते थे, दैवी नाम होते थे, उन नामों को हम रखते थे। लंबा लंबा बड़ा बड़ा नाम होता था, लेकिन अब के समय में 2-2 अक्षर का, 3-3 अक्षर का नाम रखा जा रहा है। तो नाम रखने के पीछे जैसे कोई तर्क नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऊपर भाषा की जिन 2 विशेषताओं की चर्चा की गई है, उन्हीं से इसकी तीसरी विशेषता उत्पन्न होती है। यह तीसरी विशेषता क्या है? सीमित साधनों का असीमित उपयोग करने की क्षमता। हिंदी भाषा अपने 41 ध्वनियों के उपयोग से असंख्य अर्थवान इकाइयों का निर्माण, वस्तुओं, गुणों तथा कार्यों को नामित करने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार वाक्य विन्यास के सीमित नियमों का उपयोग करके असंख्य वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। हिंदी भाषा में 41 ध्वनियों का उपयोग किया जाता है और इसी से बहुसंख्यक इकाइयों यानी शब्दों का निर्माण होता है, जो किसी वस्तुओं के गुणों का, कार्यों का नामित करने की क्षमता रखती है। तो ये भाषा अब अलग अलग समुदायों द्वारा अपनी भाषा के संप्रेषण के माध्यमों का अपने अपने तरीके से उपयोग किया जाता है। इसके 2 उदाहरण दीजिए। ये कह रहा है जैसे ऊपर बताया गया, उसके आधार पर आप भी अपना 2 उदाहरण लिख सकते हैं। तो जो हमारे मित्र, जो बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, वे कोशिश करेंगे कि संप्रेषण के माध्यमों का उदाहरण अपने अपने भाषा में लिखें, तभी जितना पढ़ाई हुआ है उसको सफल माना जाएगा। क्योंकि पढ़ने के बाद हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। यह चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है, ये जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। डीएलएड, बीएड, सीटेट, रीट, बीटेट, यूपीटेट, उसकी तैयारी में वैसे क्वेश्चन आपका मार्गदर्शन करेंगे। भाषा शिक्षण एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। जब हम ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, डीएलएड या बीएड जो भी है, तो हमें एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा देना होगा, जिसमें 2 भाषा हम सिलेक्शन करेंगे, जो भाषा हम पढ़े हुए हैं। तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अन्यथा मत लीजिए कि किसी काम का नहीं है। बहुत काम का है, बहुत उपयोगी है, आपके वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्जाम में आएगा। आगे चलकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन ये वीडियो करेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। अगला दिन इससे आगे की पढ़ाई आप लोग को कराई जाएगी।